दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो ईडियम है इन क्लोवर्स इसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो ईडियम है ग्रीन फिंगर्स इसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो ईडियम आपको दिखाई दे रहा है टेकन टू टास्क ये जो ईडियम आपको दिखाई दे रहा है इस ईडियम का मीनिंग हम लोग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं? क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके? क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके? वक़्त लगता है बीज को फसल बनने में, वक़्त लगता है बीज को फसल बनने में। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज अपने इस वीडियो सेशन में हम लोग 2013 के इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करते हैं। अब चलिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए आज के अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलते हैं हम लोग आज के अपने इस पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है टेकन टू टास्क। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये पूरा का पूरा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे अलग टाइप का है ये हम आपको यहाँ पे थोड़ा-सा समझाते चलें। आप देखिएगा कि इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग जिस तरीके से उसका जो मीनिंग होता है, जो आप डिक्शनरी वगैरह में या कहीं भी सर्च करते हैं तो आपको मिलता है, इस तरीके का इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसका मीनिंग कैसे निकाला गया है? तो इसका मीनिंग निकाला गया है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? फॉर दिस से। तो फॉर से पढ़ना आप शुरू करते हैं, ऑथोरिटी तक आप आते हैं, ठीक है? फॉर दिस से लेकर आप ऑथोरिटी तक पढ़ते हैं और इसमें ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है टेकन टू टास्क या इस प्रकार के जितने भी आज के इस वीडियो सीरीज़ में आपको जितने भी इडियम्स मिलेंगे उन सब का मीनिंग आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही डिराइव करना है। तो अपने एसएससी एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये जो पैटर्न है बिल्कुल अलग है। अब होता क्या है कि आप किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग जो बेसिक मीनिंग उसका होता है आप या हम या हमारे आपके जैसे जो बच्चे हैं वो उस मीनिंग को रट के जाते हैं और उस मीनिंग को जब वो यहाँ पे जाकर तलाश करते हैं, ढूँढते हैं तो सेम मीनिंग उनको ऑप्शन में नहीं मिलता है। अब जब बच्चे को सेम मीनिंग नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा कन्फ्यूज़ होगा, बच्चा परेशान होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है आपको सेम मीनिंग अंडरलाइन किए हुए किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस का सेम मीनिंग यदि आपको ऑप्शन में दिखाई न दे, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मीनिंग हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिराइव करना है। ठीक है? तो आज का हमारा ये जो पूरा का पूरा वीडियो सेशन है, वो पूरे के पूरे आज के इसी टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न पे आधारित है। तो इस वीडियो सेशन को जम के आराम से पूरे एंड तक देखने का प्रयास कीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीख लीजिएगा। इसी को आपको अपने अंदर इनकलकेट करना है, डेवलप करना है, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे टेकन टू टास्क। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? टेकन टू टास्क याद कीजिए इसके बारे में हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि यदि किसी को कोई काम दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हम या आप कहीं किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन हो, कहीं भी आप काम करते हैं, तो आप काम करते हैं, आपको कुछ न कुछ काम वहाँ दिया जाता है और यदि आप उस काम को ठीक तरीके से नहीं परफ़ॉर्म करते, संतोषजनक तरीके से भी आप उस काम को नहीं निभा पाते, नहीं कर पाते, तो आपको जो भी काम दिया गया था, आपसे वो काम वापस ले लिया जाता है और जब वो काम आपसे वापस लिया जाएगा, तो आपको डाँट-फटकार तो कम से कम ज़रूर लगेगी ही लगेगी। ठीक है? आपकी निंदा तो की ही जाएगी, इतना तो कम से कम बनता है। ठीक है? ऑफ़िशियल। अब आ जाइए इससे रिलेटेड हम लोगों को आंसर ढूँढना होता है। ये था इसका बेसिक मीनिंग टेकन टू टास्क का, ठीक है? अब आ जाइए यहाँ पे देखिए हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉर दिस एक्ट ऑफ इंडिफरेंस। अब ये देखिए इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? उदासीन। फॉर दिस एक्ट ऑफ इंडिफरेंस ही विल बी टेकन टू टास्क बाय द अथॉरिटी। मतलब जो अथॉरिटी है वो क्या करेगा? उसके इस उदासीनता भरे काम के लिए उसको जो भी काम दिया गया था उससे वो काम ले लेगा। अब जब काम ले लेगा तो उसको डाँट फटकार तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है? चलिए अब उसका क्या किया जाएगा? क्रिटिसिज़्म किया जाएगा, निंदा किया जाएगा, आलोचना किया जाएगा, डाँट फटकार लगाया जाएगा, ऐसा कुछ मीनिंग ढूँढने का प्रयास करते हैं। ही विल टेंडर हिज़ रेजिग्नेशन टू द अथॉरिटी। मतलब जिस व्यक्ति से काम लिया जाएगा वो व्यक्ति क्या करेगा भाई? अपना रेजिग्नेशन दे देगा। रेजिग्नेशन देने का देखिए यहाँ पे इंग्लिश आप सीख सकते हैं। टेंडर हिज रेजिग्नेशन।
ठीक है? जैसे मान लीजिए हम आप या दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि किसी जगह पे कोई काम करता है और उसको किसी कारण से रेजिग्नेशन देना है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं आई हैव टू टेंडर माय रेजिग्नेशन, ठीक है? यदि आपको ये बताना हो कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, आई हैव टेंडर्ड रेजिग्नेशन, बात समझ में आई? अब रेजिग्नेशन आपका जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है, तब तक आपसे वो काम लिया नहीं जाता है। अब ज़रा देखिए, तो आपसे काम वापस ले लिया गया, इसका मतलब आपने क्या किया? रेजिग्नेशन डाल दिया है, ठीक है? रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ही विल बी एंट्रस्टेड विथ, अब ये देखिए एंट्रस्टेड विथ, एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है? किसी पे भरोसा करना, ठीक है? दूसरा होता है एंट्रस्ट का मतलब होता है किसी को काम सौंप देना, ज़िम्मेवारी देना, सौंपना। ही विल बी एंट्रस्टेड विथ एन ऑफिशियल जॉब, उसको क्या किया जाएगा? एक ऑफिशियल काम दे दिया जाएगा, ठीक है? तो ये इससे रिलेट ही नहीं किया, इसलिए ये हो गया यहाँ से बाहर। ही विल बी एन ऑफिशियल रिप्रिमांड, ठीक है? रिप्रिमांड का मतलब क्या होता है? डांट फटकार, फ्रॉम द ऑथोरिटी, उसको क्या किया जाएगा? ऑफिशियल ऑथोरिटी, जो भी ऑथोरिटी है उस ऑथोरिटी के द्वारा उसको डांट फटकार लगाई जाएगी, ठीक है? ही विल बी रिवार्डेड बाय द ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है? रिवार्ड कब दिया जाता है? जब कोई बढ़िया काम करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा था? इंडिफरेंस, यानी ये नेगेटिव वर्ड था, ठीक है? नेगेटिव वर्ड है तो ये भी कैंसल हो गया। अब हमारा आंसर क्या बनेगा? रेजिग्नेशन होगा नहीं, सीधी बात, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है? द न्यू मैनेजर रूल्ड द रूस्ट फ्रॉम द डे वन, मतलब जो नया मैनेजर आया वो पहले दिन से ही क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? तो पूरे के पूरे सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल में लिया हुआ है, ठीक है? यानी कि जो भी नया मैनेजर आया वो पहले दिन से ही कंप्लीट रूलिंग शुरू किया। देखिए, रूल द रूस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो इसका बेसिक मीनिंग होता है टू बी अंडर कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल में होना, पूर्ण नियंत्रण में होना। तो जो पहला मैनेजर आया, न्यू मैनेजर जो आया, वो पहले दिन से ही सिचुएशन को क्या किया है? पूरे कंट्रोल में रखा है, ऐसा। अब देख लीजिए, पूरे कंट्रोल में रखने वाला कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है? अब आ जाइए सिचुएशन को हम लोग पढ़े, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग निकालने का प्रयास करें। द न्यू मैनेजर रूल्ड द रूस्ट फ्रॉम द डे वन, मतलब पहले दिन से ही पूरे तरीके से अपने आधिपत्य को, अपने वर्क को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने का या सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया, ठीक है? तो हर संभव प्रयास किया होगा कि पहले दिन से ही हम सभी चीज़ों को मैनेज करके चला सकें, ठीक है? आ जाइए ढूँढना शुरू करें। गॉट पेड वेरी हैंडसमली, तो बहुत अच्छा उसको सैलरी मिला, ऐसा कुछ होगा नहीं। क्रिएटेड गुड इंप्रेशन, बहुत अच्छा इंप्रेशन बना लिया भाई, ये भी नहीं। एक्सरसाइज्ड ऑथोरिटी, मतलब जो ऑथोरिटी था, ऑथोरिटी का जो काम है उसको करने का उसने प्रयास किया, मे बी हो सकता है। रस्ड थ्रू वर्क, ठीक है? रस्ड थ्रू वर्क, ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या बनेगा? अब हमारा आंसर एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सिचुएशन को कंट्रोल में पूर्ण रूप से करने का उसने प्रयास किया होगा, ऑथोरिटी का जो काम होता है वो उसने करने का प्रयास किया, ठीक है? तो ये रहा हमारा मिलता जुलता आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस, मतलब शुरुआती अवस्था में थोड़ा उदंडता, जिद्दीपन, हठपन दिखाने के बावजूद ही हैड टू इट हम्बल पाई। जरा ध्यान दीजिए, पुराने जमाने में क्या होता था? यदि कोई भी दो राजा है, एक राजा यदि दूसरे राजा पे अटैक करता है, तो जिस राजा पे अटैक किया गया वो राजा यदि कमजोर भी हो लेकिन इरादे उसके मजबूत हो या थोड़ा उदंड टाइप का हो, तो शुरुआती अवस्था में क्या करता है? वो सिचुएशन को फेस करता है, अर्थात वो पहले लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, बाद में देखता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करता है? अपना हार मान लेता है, ठीक है? यही काम करता है, यही यहाँ पे बताया क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब आ जाइए, इससे मिलता जुलता आंसर हम लोग ढूंढे। ही फेल्ड टू प्रोटेस्ट इवेंचुअली, यहाँ तक कि वो विरोध भी नहीं कर सका, तो ऐसा इसमें लिखा नहीं है, इसलिए ये होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इनिशियली एरोगेंस वो दिखाया है भाई, इनिशियली वो फेस किया है सिचुएशन को। ही एक्सेप्टेड द फूड ऑफर्ड, मतलब उसको खाने के लिए जो ऑफर किया गया उसको उसने स्वीकार कर लिया, ये रिलेट नहीं करता है। अगला, ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, उसको प्रेशर में आत्मसमर्पण करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, हार मानना पड़ा, में भी हो सकता है। ही मेंटेन्ड कंपोजर, मतलब वो जो अपना धैर्य था उसको बनाए रखा, तो ये रिलेट नहीं करता है। अब रिलेट करता हुआ एक ही आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर बना इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, इसमें फिर वही काम करना है आपको। यहाँ पे देखिए, ही ट्राइड टू फील हिज पल्स ऑन द इशू बट इन वेन,
मतलब ये जो आई था, आई नाम का जो व्यक्ति था, इसने किसका, किसी दूसरे व्यक्ति का किसी मुद्दे पे, इश्यू ऑन द इश्यू माने किसी मुद्दे पे उसका जो पल्स था, उसको महसूस करने का प्रयास किया। फ़ील द पल्स का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है कि किसी मुद्दे पे उसका जो विचार था, उसका जो इरादा था, उसको जानने का वो प्रयास किया, बट इन वेन, लेकिन वो जान नहीं सका। तो यहाँ पे फ़ील द पल्स का मीनिंग क्या निकल रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि उसका इरादा जानना चाहा, उसका विचार क्या है, उसका इरादा क्या है। ठीक है? आ जाइए, ढूँढने का प्रयास करें। आर्ग्यू विथ हिम, उससे बहस करना, तर्क करना, ये होगा नहीं। गाइड हिम, उसको गाइड करने का, निर्देश देने का प्रयास किया, मार्गदर्शन करने का उसका प्रयास किया। फाइंड हिज व्यू, मतलब उसका विचार जानने का प्रयास किया। एनलाइटन हिम, उसको प्रेरित करने का प्रयास किया, उसको अंदर से जागृत करने का प्रयास किया। तो जागृत करने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं था। यहाँ पे सेंस है कि उसका विचार, उसका इरादा जानना था। उससे रिलेटेड हमारे पास एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कभी-कभी ऐसा हम सबों के साथ होता है? नहीं। जब कोई एक मेल हो, एक फीमेल हो, दोनों के बीच में संबंध ठीक-ठाक रहते हैं, लेकिन यदि कभी दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेके, किसी बात को लेके खटास आ जाती है, तो अब आप क्या करते हैं? अब आप किसी ऐसे कॉमन व्यक्ति को पकड़ते हैं, जो आप जिसके बारे में जानना चाहते हो कि अब उसका ओपिनियन आपके बारे में क्या है, उसको आप पकड़ते हैं। ऐसे कॉमन व्यक्ति को, जो सामने वाले के मित्र के समान काम करता हो, उसको आप भेजते हैं स्पाई बना के, ठीक है? और वो व्यक्ति स्पाई की तरह एकदम आराम से दोस्त बन के जाता है और उसका पूरा व्यू जानने का प्रयास करता है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपके बारे में क्या इरादा रखता है, क्या करना चाहता है, क्या जानना चाहता है, ठीक है? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यू नीड टू हैव समथिंग अप योर स्लीव। ध्यान से जरा देखिए इस इडियम का मीनिंग। यू नीड टू, आपको आवश्यकता है भाई कुछ करने की, क्या करने की? टू हैव समथिंग अप योर स्लीव। समथिंग माने कुछ, हैव का मतलब होना, अप मतलब ऊपर, योर मतलब आपका, और ये स्लीव, स्लीव का मतलब ये आस्तीन, ये बाजू, ठीक है? इफ द प्रेजेंट प्लान डज नॉट वर्क, यदि आपका जो वर्तमान प्लान है वो यदि काम नहीं करता है, वो यदि फेल कर जाता है, तो आपके पास जरूरत है दूसरा कुछ होने का। क्या होने का भाई? समथिंग माने कुछ, और आपके पास होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए जो कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी करता है, तो वो बच्चा एक बैकअप लेकर चलता है। क्यों बैकअप लेकर चलता है? इन केस यदि अनफॉर्चुनेटली उसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए वो एक दूसरा अल्टरनेटिव लेकर चलता है, ठीक है? अब आ जाइए, कुछ ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ भी दूसरा कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए। यदि आपका पहला प्लान जो प्रेजेंट प्लान है वो फेल कर जाता है, तो आपके पास दूसरा कुछ ना कुछ होने की ज़रूरत है, ताकि आपका लाइफ जो है सूटेबल तरीके से चल सके। आ जाइए, ऑप्शन ढूँढते हैं। हैव अ सीक्रेट पॉकेट इन द स्लीव। ये जो स्लीव है, ये जो बाजू है, ठीक है? इसमें क्या होना? तो एक सीक्रेट पॉकेट होना, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। हैव एन अल्टरनेटिव प्लान में भी ये हो सकता है। आगे देखें, हैव सम ऑनेस्ट मीन्स कुछ ईमानदारी भरा काम होना, सोर्स होना, तो यहाँ पे ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है। हैव सम हिडन सोर्स ऑफ मनी, आपके पास कुछ हिडन सोर्स ऑफ मनी होना चाहिए, तो हिडन सोर्स ऑफ मनी से कोई मतलब नहीं है। पहला प्लान यदि आपका फेल कर जाता है, तो आपके पास दूसरा प्लान होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, कोई सोर्स होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग दिए गए, अंडरलाइन किए गए इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग निकाल पा रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ही ब्रॉट टू लाइट द मिस्ट्री बिहाइंड द इंसिडेंट। ध्यान से जरा देखिए, ही ब्रॉट टू लाइट, ब्रॉट टू लाइट मतलब ब्रॉट कहाँ से है? ब्रिंग से, ठीक है? ब्रॉट टू लाइट मतलब उसको क्या किया? प्रकाश में लाया, ठीक है? द मिस्ट्री, किसको? मिस्ट्री को। मिस्ट्री को प्रकाश में लाने का मतलब क्या है? कि जो भी रहस्य है उसको उजागर कर दिया गया हो, ठीक है? बिहाइंड द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद, घटना घटित होने के बाद उसका जो रहस्य था उसको क्या कर दिया गया भाई? तो उसको उजागर कर दिया गया, उसको ब्रॉट टू लाइट, उसको प्रकाश में लाया गया, उसको सबको बताया गया, ठीक है? या कहीं न कहीं उसको क्लोज़ किया, हाँ सॉरी, कहीं न कहीं उसको डिस्क्लोज़ किया गया, ठीक है? छुपा हुआ था उसको, सीक्रेट जो था उसको ओपन कर दिया गया, सब जगह बता दिया गया, ठीक है? आ जाइए चेक करें। कॉन्सील्ड, कॉन्सील्ड का मतलब क्या होता है? हाइड। क्या होता है? हाइड। जैसे आपने गाना सुना होगा, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। आगे की लाइन आप समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कॉन्सील, कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है?
यहाँ जाइए रिवील, रिवील करने का मतलब क्या होता है? उजागर कर देना, बता देना यानी कि डिस्क्लोज़। ये क्या होता है? तो ये होता है डिस्क्लोज़। ये क्या होता है? ये होता है डिस्क्लोज़, ठीक है? डिस्क्लोज़। अब ये डिस्पोज़ क्या होता है भाई? तो किसी चीज़ का निपटारा करना, खत्म करना, समाप्त करना। डिस्ट्रॉय क्या होता है? तो नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है? ये तो आप जानते ही हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? तो सीधी बात है आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे ये इडियम एंड फ्रेजेस के रूप में पूछा तो ज़रूर गया है बट ये है क्या? तो ये है फ्रेज़ल वर्ब। ये क्या है? ये है आपका फ्रेज़ल वर्ब। ज़रा ध्यान से देखिए। ही लुक्स अप टू हिज़ फादर। अब ये ही कोई बच्चा है, ठीक है? और ये किसी के पापा जी हैं, ठीक है? हिज़ फादर। ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये ही है और ये ही का हिज़ फादर है। ज़रा ध्यान दीजिए आप अपने पापा को कैसे नज़र से देखते हैं? आप उनका आदर करेंगे, अनादर करेंगे, अपमान करेंगे, बेइज़्ज़ती करेंगे, क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है दुनिया का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके नज़र में उसके पापा क्या होते हैं? एक आइकन होते हैं, एक हीरो होते हैं, एक आइडियल पर्सन होते हैं। तो हम सब लोग क्या करते हैं? अपने पापा का बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ या ना? आ जाइए ढूँढे ऑप्शन। रिस्पेक्ट ये हो सकता है, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, लुक अवे फ्रॉम मतलब उनके नज़रों से ओझल हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, स्टेयर एट मतलब घूर के देखते हैं इसे। ज़रा सोचिए पापा को घूर के देखिएगा आप, नहीं कर सकते, तो ये पहले गलत। नज़रों से ओझल नहीं होते, आँखों से दूर नहीं जाते, ओबे आज्ञा का पालन करना यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या है हमारा?